अब सरकार चाहती है कि अधिवक्ताओं के ऊपर नियंत्रण करने के लिए 4 लोगों को चारा के रूप में नामित करना और उनसे अपनी उनके जरिए मोनोपोली स्थापित करना। अधिवक्ताओं के ऊपर दबाव देकर के न्याय कराने की प्रवृत्ति लाई जाएगी। सरकार कोई भी हो, जो भी हो, बिल्कुल तो न्याय कैसे कराएंगे? तो विदेश के आदमी यहाँ की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। वास्तव में गरीब लोगों को गरीबों को न्याय दिलाने का कार्य वो विदेशी संस्था नहीं कर सकती हैं। वो सीधे वो पूंजीपतियों के हाथ में जाएंगी। उस पर आपने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया कि नहीं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट से एक मेंबर लाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ले आएंगे बार काउंसिल में, और वो जो बार काउंसिल में मेंबर आएंगे वो अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 उस पर आम जनमानस से राय प्राप्त करने के लिए सरकार ने संपूर्ण जनमानस को आमंत्रित किया था कि उस पर आम जनता अपनी राय प्रदान करे, लेकिन संपूर्ण देश में अधिवक्ताओं के द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। संपूर्ण देश में इस पर लगातार बातें हो रही हैं। हम भी आज उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद स्थित सिविल कोर्ट में हैं और यहाँ के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बिल है आखिर क्यों इसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है, क्या इसमें खामियां हैं और अधिवक्ता क्या अपना सुझाव देना चाहते हैं, कैसे इस बिल को और बेहतर बना करके इसे अधिनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी विषय पर आज हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम बातचीत करेंगे। हमारे दाहिने साइड में गिरिजेश शुक्ला जी युवा अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट के, बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत सिंह जी हैं और उनकी दाहिनी तरफ मनोज कुमार धर दुबे जी हैं। आप सभी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, फौजदारी विधा से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग बेहतर सुझाव भी दे सकते हैं, आप लोग बेहतर तरीके से उस बिल के बारे में हमारे दर्शकों को बता भी सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज कुमार धर दुबे जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो सरकार ने जो इसका प्रारूप तैयार किया और आम जनमानस से इस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए जो उसने कहा था, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों आम अधिवक्ता इसका विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने जो पढ़ा, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे दलालों का प्रवेश वर्जित, यह सुझाव मानने योग्य है। लेकिन वकीलों पर अपना दबदबा बनाना, सरकार अपने नियंत्रण में वकीलों को रखे, वकीलों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखे, यह बात गलत है। यह संशोधन स्वीकार योग्य नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 की बात कही गई है। इस बिल में एक बात आई कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी गलत कार्यों का विरोध करने के लिए सबसे उत्तम माध्यम एक प्रोटेस्ट ही है। प्रोटेस्ट है, बिल्कुल। चाहे अधिवक्ता कर लें या राजनेता कर लें या आम जनमानस कर लें। अधिवक्ता किसके लिए लड़ता है? जनमानस के लिए लड़ता है। अधिवक्ता का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। अधिवक्ता निश्चित रूप से दूसरे के लिए लड़ता है। और अगर आप उसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो इट मीन्स इसका यह अर्थ है कि आप एक अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो संशोधन बिल 2025 का है, यह निश्चित रूप से एक मोनोपोली वाला बिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को अगर बाहर कर दें तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ों को माना जाए और बुरी चीज़ों को इससे हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि एक सेक्शन ऐड किया गया इसमें कि केंद्र सरकार 4 लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित करेगी और 4 लोग अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित होकर सरकार की तरफ से जाएंगे तो वह किसके प्रतिनिधि होंगे? सरकार के। वह अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। तो अब सरकार चाहती है कि अधिवक्ताओं के ऊपर नियंत्रण करने के लिए 4 लोगों को चारा के रूप में नामित करना
और उनसे अपनी उनके जरिए मोनोपोली स्थापित करना, यह गलत बात है। जसवंत जी, जैसे मनोज जी ने बताया, जैसे दलालों के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात इन्होंने कहा है, तो कैसे ये तो आप चिन्हित इसको सरकार कैसे करेगी? अगर ये विरोधाभास है। ये बात अगर सरकार करे कि दलाल, तो दलाल को चिन्हित करना तो सरकार का ही काम है, सरकार का ही काम है। और दलाली किसके लिए करेगा वो, और किससे करवाएगा? तो दलाली तो उच्च अधिकारी ही कर के वहाँ जाके करेगा। हाँ बिल्कुल। और ये हमें लगता है कि हमारे वहाँ तो दलाली करेगा नहीं। अधिवक्ता वर्ग तो इनसे स्वतः ही दूर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अधिवक्ता है तो इन दलालों से 100 कदम दूर रहता है और उनको सही राय देता है। अधिवक्ता वही काम करता है जो पहले राज दरबारों में मंत्री करते थे। बिल्कुल। तो मंत्री को निष्पक्ष, निर्भीक और सहानुभूति पूर्वक विचार करके बात बोलने के अधिकार रहता था, और उस मंत्री को दंड देने का अधिकार राजा को भी नहीं था। इसी प्रकार अगर अधिवक्ताओं के ऊपर दबाव देकर के न्याय कराने की प्रवृत्ति लाई जाएगी, सरकार कोई भी हो, जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो न्याय कैसे कराएंगे? न्याय कैसे? एक पक्ष तो हारता ही है। हाँ बिल्कुल, ये भी इसमें तो जो सरकार का काम है, तो एक पक्ष जो हारेगा उसको पेनलाइज करेंगे। पहला काम तो इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर होना चाहिए, उनको दंडित करिए बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करके ले आते हैं, और अगर सही नहीं करते हैं तो फोरम में खड़ी है। अगर जो है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तो अमेरिका जैसे प्रावधान है, सारे चैनल को जो है पेनलाइज करिए कि आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आपकी कमी से मुकदमा छूट रहा है। अब कहा जा रहा है कि साहब लजेज आप आइयो है, तो उनको इनहेरेंट पावर दे दिया जाए, तो अधिवक्ता क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही बात। न्याय कहाँ से दिलाएंगे? हम तो न्याय दिलाने के एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पीड़ित पक्ष आता है, चाहे इधर से चाहे उधर से, उसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय से कहते हैं कि साहब आप न्याय करिए, और न्याय में हम लोग सहयोग करते हैं। इतना ही अधिवक्ता का काम है। अब उसके लिए अधिवक्ता को उपभोक्ता फोरम में ला दीजिए। देखिए, अधिवक्ता भी इसी समाज में रहते हैं, छोटे बड़े बड़े अपराधी सबके बीच में, तो अधिवक्ता का प्रोटेक्शन बिल नहीं पास हो रहा है कि अधिवक्ता इस समाज के सबसे अग्रणी रहे हैं, देश के स्वतंत्रता में सबसे अग्रणी रहे हैं, राजनीतिक परिवेश में अग्रणी रहे हैं। इनकी सुरक्षा कैसे किया जाए, इस पर विचार करिए। अधिवक्ता को दबाने का विचार मत करिए, अधिवक्ता को स्वतंत्र रखिए। और इसके लिए हमारी बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है। बिल्कुल स्वतः ही हम लोग अपने कंडक्ट से, बार एसोसिएशन से, जो अधिवक्ता अगर किसी भी चीज़ में आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको दंडित करने का प्रावधान है। और अगर बाहर करते हैं तो IPC उनके लिए भी नो कन एबव इन आई ऑफ लॉ। कोई भी आदमी अपराध जो है कानून से ऊपर नहीं है, बड़े से बड़ा सबके लिए प्रोटेक्शन बना है। MP MLA के लिए प्रोटेक्शन बना है 196 CRPC कि बिना परमिशन के इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, बिना सैंक्शन के। अधिवक्ता समाज में घूमता है, सारे सबको लिए, अधिकारियों से भी बाँचता है, अपराधियों से भी बाँचता है, सब सामान्य से भी अगर गलत काम करते हैं तो उनके विरोध में बोलता है। हमारा प्रोटेक्शन कहाँ है? हम समाज में कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए इस जो विधेयक आ रहा है, इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अधिवक्ताओं पर दबाव देने के लिए यह नया है। अधिवक्ताओं में अगर कोई गलतियां हैं तो उस पर सुधार करने की प्रवृत्ति के रिफॉर्मेटिव फॉर्म में आवे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ब्रजेश शुक्ला जी, जैसे व्यापक विरोध चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर रहा है, तो कहाँ से अधिवक्ता का मान सम्मान इससे प्रभावित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अधिवक्ता एक माध्यम है पूरी जुडिशरी को कैप्चर करने के लिए। गवर्नमेंट एक्चुअल में हमको जो लगता है कि एक माध्यम, एक शुरुआती है ये, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जुडिशरी ही पूरी फ्री होकर काम कर पाए। आप ये बताइए कि जिस तरह से आया है, अभी आप बताए कि 3 सदस्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नामित करेगी बार काउंसिल में, यानी कहीं न कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट का है वो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट रूप से जो है वो एक प्रभाव आ जाएगा। और कोई भी निर्णय या कोई भी आदेश बगैर गवर्नमेंट के चाहे बगैर नहीं हो सकता है। तो
मान सम्मान की जो आपने बात कहा, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हड़ताल पे प्रतिबंध हमारे आप लगा देंगे, हम न्यायिक कार्य करने के लिए विवश आप करेंगे, और जब अगर हम न्यायिक कार्य नहीं करते हैं तो पता चलता है कि हम कटघरे में ले आके आप मुझको खड़ा कर देंगे। तो फिर मान सम्मान कहाँ रह गया? हम अपनी बात कहवाने के लिए, अपनी बात जो सही बातें हैं उसको कहने के लिए कौन सा ऐसा फोरम है जिस फोरम पे हम जाएं? उस फोरम पे बार काउंसिल में हम जाते हैं तो वहाँ आपके मेंबर बैठे हुए हैं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को नहीं सही कर रहे हैं। ऐसे मामले जहाँ इन्वेस्टिगेशन से में तमाम कमियां हैं, वहाँ अभी आपने हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह ने बताया कि लैचेज आप आईओ कर करके जो है वो उसकी कहानी जो है अपना वो समाप्त कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो है हर तरीके से जो है अधिवक्ताओं को ही जो है एक निशाना बनाया जा रहा है, और ये शुरुआत है। अभी रिसेंटली अभी आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को सजाएं हो जाती हैं उनको जो है क्यों न चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाए, तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया कि नहीं, ये डिसीजन आपका नहीं, ये तो संसद में हम बताएंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। यानी जुडिशरी जो है वो कहीं इंटरफेयर नहीं कर सकती उनके काम में, लेकिन संसद जो है जुडिशरी के हर काम में इंटरफेयर करे, इसका ये शुरुआत है और ये शुभ संकेत नहीं है। मनोज जी, जैसे सरकार न्याय प्रणाली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, उसकी एक शुरुआत है, गिरिजेश जी का कहना है। वास्तव में गिरिजेश जी बात सही कह रहे हैं। सरकार जो है प्रकारांतर से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रकारांतर से न्यायपालिका को अपने नियंत्रणाधीन करने के लिए यह कुचक्र रच रही है। बात कहीं और है और लक्ष्य अधिवक्ता रखे जा रहे हैं, माध्यम अधिवक्ता रखे जा रहे हैं। यह तरीका एकदम से गलत है। जैसे अभी अगर आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख दें तो दो पक्षों में से एक पक्ष तो जीतेगा, एक हारेगा। बिल्कुल। तो एक पक्ष अगर हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को माने तो एक पक्ष तो हमेशा फोरम में ही रहेगा। अगर कंज्यूमर की श्रेणी में आप रखते हैं तो एक पक्ष तो पुकार सुनने के लिए उपभोक्ता फोरम में रहेगा। क्या यह मामले का अल्पीकरण हो रहा है या मामले की बढ़ोतरी हो रही है? एक तरफ कहते हैं कि मुकदमेबाजी कम हो, इससे तो मुकदमेबाजी और बढ़ेगी, बढ़ना ही बढ़ना है। अगर यह संशोधन बिल पास हो जाए तो निश्चित रूप से मुकदमेबाजी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, आप एक उदाहरण के रूप में लें कि जैसे मान लीजिए 8 लोग किसी हत्या के मामले में अभियुक्त हों और एक आदमी का रोल हो गोली चलाने का, एक चोट हो, तो 7 तो निर्दोष हैं। अगर सज़ा 8 की हुई तो निश्चित रूप से एक पक्ष जीता और एक पक्ष हारा, तो एक आदमी फोरम में होगा और जो दूसरे पक्ष का वकील होगा वह 50,000 से 3 लाख के लिए पेनलाइज्ड होगा। बिल्कुल। भले उसको फीस न मिला हो लेकिन पेनलाइज होने का आप जगह बना रहे हैं। इट मीन्स आप यह भय पैदा कर रहे हैं कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको जेल में डालेंगे, और जज साहब को भी, न्यायपालिका के ऊपर भी आप दबाव बना रहे हैं। इसलिए पूरा जो इनका एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आया है, यह पूरा गलत है। हम मांग किस चीज़ की कर रहे थे? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। हम मिल क्या रहा है? हमारे लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हम घूम रहे हैं, जनता की सेवा में, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के दर्पण हैं, लेकिन इस दर्पण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि यह दर्पण कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, कहाँ उठेगा। हाँ, नियंत्रण जरूर अपना कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन्हीं का सब नियंत्रण है तो ये निरंकुशता की तरफ जा रहा है। यह वास्तव में लोकतंत्र विरोधी बिल है। देखिए, जैसे इन्होंने किसानों को कुचला, बिल्कुल उसी तरह अब यह जान रहे हैं कि वकीलों पर अपना नियंत्रण करिए। किसानों में तो सफलता नहीं मिली, वकीलों में भी नहीं मिलेगी।
आप उदाहरण देख लीजिए, प्रारंभ से आज तक पार्लियामेंट में अधिकतम सदस्य जो है पढ़ा लिखा समाज, अधिवक्ता समाज जाता था। आज क्या जा रहा है, कक्षा 5 फेल पार्लियामेंट का मेंबर है, कक्षा 10 फेल पार्लियामेंट का मेंबर है, वहाँ नहीं कोई नियंत्रण ला रहे हैं। हमारे लिए तो एक हरता है कि हम बार काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे, अपने बाड़ी में लड़ेंगे तो लॉ ग्रेजुएट होंगे, हमारी इतने साल की प्रैक्टिस होगी, वहाँ भी तो ले आओ। तो ये जो विधेयक ला रहे हैं ये पूरा अधिवक्ता विरोधी है और मैं किसी भी दलीय भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो दल आज सत्ता में है बिल ले आ रहा है, वास्तव में वह एक अपराध कर रहा है। यह बिल ला करके पहले अपने आईने में वह देख लें। वकीलों ने एक मांग किया कि भाई हमको आप मेडिक्लेम दीजिए, आज तक नहीं दे पाए। चुनाव होगा तो आएंगे, सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे कि आप ही लोग न्याय के रथ के 2 पहियों में एक पहिया आप हैं, इस पहिए को डिरेल्ड कर रहे हैं आप। बिल्कुल आप उस पहिए को कहाँ चलने दे रहे हैं और वह पहिया न चले, इसके लिए आप प्रकारांतर से न्यायपालिका पर भी प्रहार कर रहे हैं। मनोज जी, यशवंत सिंह जी, जैसे इस अमेंडमेंट बिल में एक प्राविधान ये भी है कि जो विदेशी फर्में हैं उनका हस्तक्षेप होगा आपके कार्यों में। तो जो विदेशी फर्में अगर यहाँ आएंगी और विदेशी फर्में अगर वकालत करने लगेंगी तो किस तरह से यहाँ का अधिवक्ताओं के कार्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वहाँ बेरोजगार की समस्या बहुत है। बिल्कुल और पूरा देश इससे जूझ रहा है। तो अभी तो हम लोग अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को विदेशी कंपनियों को ले करके पूरे देश को आप एक संस्था को पूरे विदेश के हाथ में सौंप दें। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, यही तो मुगलों ने किया, जिसकी वजह से आज तक हम लोग भोग रहे हैं। सनातनी कहने में भी लोगों को शर्म आ रहा है, तो वही फिर भोगाने की आप कहाँ ले जा रहे हैं हमको? क्यों नहीं अपने देश को? इतने यहाँ के लोग पूरे विश्व में जा कर के अपना झंडा फहराए हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह, सऊदी, हर जगह इंडिया के लोग जहाँ भी जाते हैं अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से इस देश का नाम गौरव करते हैं, गर्वान्वित करते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे वहाँ इतनी प्रबुद्ध शक्तियाँ, प्रबुद्ध लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हमको विदेशी क्या ज़रूरत है? विदेशियों को ला करके तो हम लोग बहुत देख लिए। तो इस तरह से विदेशी कंपनियों को लाना, और कंपनी में जो वर्क करेंगे वो तो उनके सर्वेंट हो जाएंगे, सैलरी बेस्ड होंगे। तो वकील की वो परिभाषा में वो परिभाषा जो वकील की है कि अन्याय, अत्याचार, दुराचार कहीं भी हो तो वकील सबसे पहले बोलता है। वो जाति धर्म और वो नहीं देखता है वकील किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तुरंत अपनी वाणी से उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता है, कोई भी वकील हो। तो उससे तो आप उसके आप दबा देंगे, तो कैसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग बोल पाएंगे? ये जो है विदेशी हस्तक्षेप कतई नहीं, कतई कोई भी हस्तक्षेप देश में। हमारा देश इतना महान है, इतने लोग हैं, इसमें एक से एक प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ मौजूद। इसी को आप बढ़ाइए आगे। देशी हस्तक्षेप करके तो सदियों हमारा देश झेल चुका है, इसलिए उसको तो दूर से ही उसको नमस्कार कर लेना चाहिए। शंकर शरण त्रिपाठी जी, जैसे हम लोग अधिवक्ता संशोधन जो बिल है, जो अधिवक्ता एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो है, इसका जो व्यापक विरोध चल रहा है, आखिर कहाँ से अधिवक्ताओं को ये लगा कि ये जो बिल है ये इनके हित में नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये अधिवक्ताओं को इसलिए लगा कि बिल हित में नहीं, जैसे विदेशी कारपोरेट जो लाने की बात कर रहे हैं, तो विदेश का आदमी यहाँ की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। वास्तव में गरीब लोगों को गरीबों को न्याय दिलाने का कार्य वो विदेशी संस्था नहीं कर सकती हैं। वो सीधे वो पूंजीपतियों के हाथ में जाएंगी और पूंजीपति लोगों को बचाने का काम करेंगी। वास्तव में जो अधिवक्ता है वो गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। जहाँ भी कोई अत्याचार, अनाचार, दुराचार जहाँ होता है तो सबसे पहले अधिवक्ता समाज खड़ा हो जाता है। और उस नए अधिवक्ता संशोधन बिल में
हड़ताल पर भी रोक, अनावश्यक हड़ताल पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई समसामयिक मुद्दा है जिससे किसी का हित प्रभावित हो रहा है, हमारा देश अगर कहीं से गुलामी की तरफ जा रहा है, देश के ऊपर कोई वो है, तो हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। और अधिवक्ता वर्ग जो है ये शुरू से ही आज़ादी के समय से ही लड़ता आया है और अधिवक्ता वर्ग की देन है कि भारत देश स्वतंत्र हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जो है हम उस बिल के जो नया अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उससे गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जो विदेशी लोग आएंगे यहाँ के भाषा को नहीं समझ पाएंगे, उतने कम फीस में जो गरीबी की समझ करके जो कम फीस में हम लोग वकालत करते हैं वह विदेशी लोग नहीं कर पाएंगे। विजय शुक्ला जी, आर्टिकल 19 की बात मनोज जी ने बताया। तो हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब समाज में जब कोई ऐसा संकट आता है जहाँ कोई भी संगठन काम नहीं कर पाता है तो वहाँ अधिवक्ता खड़ा होता है। तो अधिवक्ता अब कैसे खड़ा होगा? ये जो अमेंडमेंट बिल आपका आ रहा है, तो इसमें अगर आपके इस अभिव्यक्ति पर और आपके कार्य बहिष्कार पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो किस तरह से आप कार्य कर पाएंगे? क्या यही तो सोचने वाली बात है कि जो दूसरे के व्यक्ति का माध्यम है, दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में लड़ता है, वह अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता है इस अमेंडमेंट बिल आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो माध्यम है, जो सही मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारे पास जो है केवल जो अपनी बात रखने का माध्यम है वो हड़ताल है। सही मुद्दे पर, गलत मुद्दे को मैं नहीं कहता हूँ। अपनी बात पहुँचाने का जो माध्यम है वो तो एक इसका विरोध है, ये विरोध प्रदर्शन चाहे किसी भी रूप में हो, हड़ताल करके हो, न काम करके हो, किसी भी रूप में हो, उस पर अगर प्रतिबंध लगता है तो फिर माध्यम क्या बचेगा आपके पास जो है व्यक्त करने का? कोई माध्यम तो बचता नहीं है। उसके अलावा अगर हम कोई काम करते भी हैं, हम काम कर रहे हैं, अगर कोई काम मान लीजिए जैसा कि अभी पहले के डिबेट में बात सामने आई कि मुकदमे हैं, मुकदमे में दो पक्षकार होते हैं, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। हारने वाला कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकता है। तो पता चला कि वो कंज्यूमर की श्रेणी में आ गया और उसके खिलाफ फोरम में मुकदमे दाखिल हो गए। ये कैसे तय होगा कि वो किस वजह से हारा, उसकी कमी है या जुडिशियल ऑर्डर जो दे रहे हैं वहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन जो हुआ उसमें कमी है? क्योंकि उन कमियों को लेकर ही तो हम लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कमियां जब तक फाइनलाइज नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक ये कैसे डिसाइड होगा कि कमी किसके अंदर है? मतलब आप प्रारंभिक दौर पर दमन कर देना चाह रहे हैं। अब आप एक चीज़ ये जान लें कि आप उन पर जो है कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी के माध्यम से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से हो, कि जहाँ से शुरुआती कमी है वहाँ कोई आप जो है अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं। अभी बात आया, मनोज भैया ने कहा कि एक मुकदमे में 8 मुलजिम हुए, एक का रोल हुआ, उसको सजा हो गई, पता चला 7 को भी हो गया वो। चलिए आपने कहा एक का एक वकील हो, 7 का कोई और, अगर 8 के वकील कोई एक ही हो तो क्या होगा? और 7 अगर छूटता हो तो एक नहीं दोनों पक्षकार चले कंज्यूमर फोरम में, क्यों पार्ट एक्यूटल पार्ट कन्विक्शन में दोनों पक्षकार कंज्यूमर में चले। तो ये स्थिति, इस तरह जो ये विधेयक लाया गया अमेंडमेंट बिल, ये टोटल जो है आप जुडिशरी बढ़ा नहीं देगा। आप ये बताइए जितनी पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने का कोई आप उपाय बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं रखा गया है। कहीं ये केवल एक नारे लगते हैं, एक स्पीच दिया जाता, कहा जाता है कि हम मुकदमों को मिनिमाइज करने में, उनको ख़त्म करने के प्रति बहुत जागरूक हैं, लेकिन उन जागरूकता को इस बताइए बिल में कहीं जगह दिया गया हो? बार काउंसिल के प्रतिनिधित्व करने वाले 25 मेंबर हैं प्रदेश के, सही बात है। आप ये बताइए 25 मेंबर चाहे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, चाहे बनारस से हो सकते हैं, चाहे इलाहाबाद से हो सकते हैं। उस पर आपने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया कि नहीं जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट से एक मेंबर लाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ले आएंगे बार काउंसिल में, और वो जो बार काउंसिल में मेंबर आएंगे वो अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे। उस पर तो आपने कोई काम नहीं किया। आप कहीं न कहीं घेर
करके अधिवक्ताओं को ही जो है एक कटघरे में ले आने के लिए बिल ले आया। ये तो पूर्णतया वापस होना ही चाहिए और इसका विरोध तो होना ही चाहिए और हर स्तर से होना चाहिए। मनोज जी, गिरिजेश जी, हमारा सवाल था, सुझाव भी आपने दे दिया बेहतर तरीके से। जैसे अमेंडमेंट बिल में होना तो ये चाहिए कि आपके प्रोटेक्शन पर वहाँ बात की जाए। बार काउंसिल के उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप 25 सदस्य चुन के भेजा जाता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण नहीं है। कोई भी बार काउंसिल का सदस्य जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित नहीं है। गोरख कहेंगे वो पूरे प्रदेश का मेंबर है, किसी जिले का वो नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप निर्धारण करते, इसको रखते सिस्टमेटिक तरीके से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था आप करिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। PIL दाखिल हुआ सिर्फ जो है इस फीस के लिए, जो जिसका हम लोग अभियान चला रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है, PIL दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। वो 750 फीस जो है बढ़ाने का राइट संसद को है, पार्लियामेंट को है। तो मनोज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में यहाँ विरोधाभास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सरकार कैप्चर करके और जो एडवोकेट एक्ट है इसमें मनमानी तरीके से अपना कार्य करने का प्राविधान उसमें स्थापित करना चाहती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ली है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक चारा भी फेंकी है इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से कि 4 मेंबर हम नामित करके दे देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो संशोधन में 4 मेंबर हम नामित करके दे देंगे तो 4 वह निष्पक्ष तो रहेंगे नहीं। अगर केंद्र सरकार से नामित होकर के आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारे चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। जो आज हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या प्रदेश के बार काउंसिल में जो चुनाव की पद्धति है, इन सब से ऊपर होकर के वह एक मोनोपोली ला रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपने कहा, यह प्रसंग पहले भी आया था कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और एक आदमी कोई बार काउंसिल सदस्य का चुनाव लड़ता है तो पूरे प्रदेश का सदस्य है। अब एक आदमी जो गोरखपुर का, वह मेरठ के अधिवक्ता की समस्या क्या समझेगा? बिल्कुल। मेरठ वाला गोरखपुर का क्या समझेगा? बेहतर है कि पहले एक संशोधन तो यह होना चाहिए कि जितने जिले हों उतने मेंबर हों, कम से कम उतने मेंबर, कम से कम उतने मेंबर। उस जिले का अगर कोई सदस्य होगा तब तो वह उस जिले के अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान करेगा। हमारी बोली भाषा रहन सहन कुछ और है, फर्रुखाबाद का अलग है, मेरठ का अलग है, वहाँ की कार्य पद्धति अलग है, हमारी कार्य पद्धति अलग है। तो यहाँ का आदमी यहाँ के लोगों की पीड़ा समझेगा। अब 75 जिले में 25 ठो सदस्य आप कर दिए, तो ये हर जिले में होना चाहिए। और जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में BCI में तो पूरा छापेमारी कर लिया केंद्र सरकार ने। जो हमारे BCI के चेयरमैन आदरणीय मनन मिश्रा जी हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हो गए, उन्हें यह नहीं मालूम हो रहा है कि गोरखपुर में बैठा वकील 20 रुपया फीस लेता है, 50 रुपया फीस लेता है, 100 रुपया लेता है, गरीबों को मुफ्त में न्याय दिलाता है। वहाँ फीस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी होगी लेकिन सबको खटक रहा है सुप्रीम कोर्ट का। दिखाई वही लाख दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 1000 में भी नहीं है, 100 में भी नहीं है, रुपए में है, 20, 50, 100 में आज भी यहाँ का वकील न्याय दिला रहा है, निःशुल्क भी दिला रहा है। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। एक जो संशोधन ला रहे हैं, विदेश से साहब आएंगे और यहाँ के वकीलों को सिखाएंगे। अरे भाई, यहाँ का समाज इस भारत की धरती से तो विदेश के लोग सीखे, अब विदेश का आदमी यहाँ का सिखाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। विदेश का अगर कोई आदमी इंग्लैंड से आया और गोला का कोई मुकदमा के साथ झुरमुट में से निकला, गोली चला दिया, तो अब वो झुरमुट समझेगा ही नहीं, समझेगा सरपत समझेगा ही नहीं। अब वह कानून बताएगा यहाँ के लोगों को। अपने वहाँ तो खुद ही इतनी बेरोजगारी है, यहाँ की बेरोजगारी तो आप दूर करिए। अगर आप ये संशोधन बिल ला रहे हैं तो पहले आर्टिकल 19 को हटा दीजिए। अगर है हिम्मत, दम है पार्लियामेंट में, तो सेक्शन 19 को हटा दें, उसके बाद ले आए। देखें, अधिवक्ता हड़ताल नहीं करता है, विरोध करता है। हम किसी को मारने नहीं आते हैं, हमारा विरोध यह होता है कि यह गरीब आदमी न्याय से वंचित हो जा रहा है।
इसको न्याय दिलाने के लिए हम अपना दिन दिन भर समय गंवाते हैं, विरोध करते हैं। यह स्वीकार नहीं है, इसलिए इसे स्थगित नहीं, इसे वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस न हो, जब तक वापस न हो तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। बहुत सुंदर जो है यशवंत सिंह जी, जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो बात आई है, तो कहीं न कहीं जो संख्या की कमी है, जैसे शुक्ला जी, दुबे जी ने कहा कि 75 जिले हो गए और 25 ही सदस्य आज भी निर्वाचित होके जाते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण नहीं है। आज अगर पर्याप्त संख्या होती आपके स्टेट बार काउंसिल में, तो शायद जो आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं निचले स्तर से, ये आवाज़ वहीं उठती। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा देश है, इस देश को चलाने के लिए स्टेटों में बांटा गया है। हर स्टेट की अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग से विधायक चुन के जाते हैं और वो अपनी बात संसद में चलाते हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कुछ उस पर विमर्श करके अध्यक्ष कानून बनाते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, परिसीमन आप कर लिए, अपना तो कर लिए, विधानसभा में सीट अब हम बांग्ला नहीं जानते और यहाँ बांग्ला भाषी को भेज दीजिए, वो हमारी भाषा कैसे समझेगा? तो हर प्रदेश, हर जिले से जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व कराते हैं, वैसे यहाँ से भी होना चाहिए। बिल्कुल। और ये कि 3 हमारे रहेंगे, अरे आपके तो पूरा देश ही है, 3 आप क्यों लाएंगे? हम आपके नहीं हैं। जब हमारी एक बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, 4 स्तंभ हैं, जिसमें न्यायपालिका एक अलग है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। कानून लेड बाय द लेजिस्लेचर एंड लेड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उसको फॉलो करना सबका काम है। कानून आप भी बनाते हो, कानून ये न्यायपालिका भी बनाती है, इसका पालन कराना आपकी ड्यूटी है, लेजिस्लेचर की, विधायिका की। हम लोग तो न्यायपालिका से कह करके निवेदन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, न्यायपालिका एक कानून दे देती है, उसको पालन तो आप ही कराएंगे। पालन आप ही कराएंगे। आप पालन सही ढंग से कराते रहें तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दरोगा जो चाहेगा सो कर देता है, 1 मिनट में उस पर अंकुश नहीं है। न्यायपालिका 20 साल में फैसला होता है। हमारे वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, कहते थे साहब हमसे अच्छा तो दरोगा है, 2 मिनट में फैसला कर देता है। बिल्कुल। हाँ, हमको ये सारी चीज़ें क्यों बनाया गया? गवाही के ले आइए, ये ले आइए, सबको हटा दीजिए, एक सीधे ले आइए और सजा करा दीजिए इराय और इजरान की तरफ से। बिल्कुल। तो ये प्रजातंत्र देश है, इसको इसी हिसाब से चलने दीजिए, किसी के स्वतंत्रता को बाधित मत करिए। 20, 21, 19 ये सब हमको चुप रहने का भी अधिकार है। 1978 में नंदनी सतपथी में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको कंपेल नहीं कर सकते आप बोलने के लिए, हम नहीं बोलना चाहते हैं तो हम चुप रहेंगे, आप मार के नहीं बुलवाएंगे। हमारे वहाँ एविडेंस एक्ट में है कि वॉलंटरी अगर वो बताता कि हमको माल रिकवरी कराना, तभी आप रिकवरी कराइए, मार के नहीं। लेकिन सब उसके विपरीत होता है, इस पर अंकुश लगाइए। खुद सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। अधिवक्ता तो खुद कहता, हमारा अधिवक्ता है भाई कोई गलत करता है तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत कंडक्ट इसका है, अध्यक्ष मंत्री जी इसको बाहर से निकालिए। आप भी निकाल दीजिए, आपके वहाँ इतने अपराधी बैठे हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं भाई? हम लोग तुरंत दंडित करते हैं, हमारी न्यायपालिका दंडित करती है, कंटेम्प्ट करके 6 महीना निष्कासित कर देती है, आप क्यों नहीं निकालते? शंकर शरण त्रिपाठी जी, एक्चुअल जो समस्या, वास्तव में जो समस्या अधिवक्ताओं की थी, उस पर इस अमेंडमेंट बिल में कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो समस्या, हाँ भाई, आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, आपके लिए जो है मेडिक्लेम की आवश्यकता थी, बार काउंसिल के सदस्यों के बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसको कहीं से ध्यान नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही है इसमें कि इस जो बिल आ रहा है उसमें कहीं अधिवक्ता के सुरक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी कि अधिवक्ता
एक जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाया जाए और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो है उनको भी, जैसे और लोगों को जो है 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा उपलब्ध है, यहाँ तो अगर कोई अधिवक्ता है और खेती उसकी है, खेती हो रही है, तो उसको जो है किसान सम्मान निधि नहीं मिलती, वो अधिवक्ता है, लेकिन अधिवक्ता होने के बाद उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है कि उसको कोई, जैसे अगर आज बीमार पड़ जाए कोई अधिवक्ता तो उसको जो है कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारी मूलभूत समस्याओं को दूर न करके बल्कि और जो है उसको उलझा दिया गया है, इसको पेचीदा बना दिया गया है और विदेशी लोगों की जो लाने की जो साजिश चल रही है, जो यहाँ की न भाषा समझेंगे, न यहाँ के लोगों का रहन सहन समझेंगे, न उनके स्टेटस को समझेंगे, उनकी फीस निर्धारित होगी और उसमें जो है वो बड़े लोग जाएंगे और गरीबों को न्याय से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है सरकार। हमारा तो यही सुझाव है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल ला दिया जाए, अधिवक्ताओं के बीमारी के लिए जो है उनको जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। और हम हड़ताल क्यों करेंगे? अगर हड़ताल तो जब कोई भयंकर जब कुछ स्थिति आ जाती है, वैसी स्थिति ना आ जाए, वैसी स्थिति ना आवे तो अधिवक्ता क्यों हड़ताल करेगा? हम हड़ताल के पक्षधर नहीं है, हम काम करने के पक्षधर हैं, लेकिन हमको भी कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए। खिलाफ खड़ा होने का तो अधिकार होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ ही तो अधिवक्ता लड़ाई लड़ता है, उसके लिए तो अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और बाकी जो है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के हित में कोई कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कि अधिवक्ता समाज का हित हो। आप क्या सुझाव देंगे गिरजेश जी? देखिए, जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर हमारे 2 फोरम हैं, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल। हम अधिवक्ताओं की अगर कोई जिले स्तर पर समस्याएं होती हैं तो वो उचित माध्यम है बार एसोसिएशन। और अगर कोई मामला बार एसोसिएशन से सॉल्व नहीं होता है तो वह माध्यम है बार काउंसिल। तो कुछ जिम्मेदार एक अधिकारी नामित कर दिए जाने चाहिए जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के साथ बैठ के समन्वय बनावें और अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर वो आती हैं, किसी भी तरह की समस्याएं हों, चाहे उनकी अपनी समस्याएं हैं या उनकी लोगों से समस्याएं हैं, उसका उस पटल के पर उन अफसर्स के जरिए उसका निदान हो, उसकी एक समय सीमा बांध दी जाए, 15 दिन, 1 महीने, और ये लायबिलिटी उन अधिकारियों के ऊपर लाया जाए कि अगर उनका समस्याओं का निदान नहीं होता तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। इसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग हो कि क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान अगर होने लगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हड़ताल की या जो विरोध है उसकी कोई ज़रूरत रह जाएगी। अच्छा, एक सवाल और जो है इसी में जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो नॉमिनेशन होता है, क्यों नहीं इसको हटा के वहाँ भी निर्वाचन कर दिया जाए? सीधे डायरेक्ट जैसे बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर को आप चुनते हैं जी, वैसे ही आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर को चुनिए। होना भी यही चाहिए। निर्वाचन की नामिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नामिनेशन का मतलब ये हो गया कि उनकी मोनोपोली वहाँ स्टेब्लिश हो गई। वो नामिनेशन नहीं, वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। इसको रखते हैं इस बिल में ये ले आवे कि उसको अमेंड करके ले आवे कि वहाँ पर बाकायदा इलेक्शन हो, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो आम अधिवक्ताओं के प्रति रहेगी, वो सोचेंगे। अदरवाइज वो क्यों सोचेंगे? वो तो सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की चापलूसी करेंगे और हम वहाँ पर नॉमिनेट हो जाएंगे। नॉमिनेशन की व्यवस्था जो है बिल्कुल ये यशवंत सिंह जी, नॉमिनेशन की व्यवस्था जो है ये घातक है। कोई भी चीज़ आप देखिए, बहुत सामान्य बात है कि आपको कोई भी चीज़ चापलूसी से मिल जाएगी तो आप सही बात नहीं बोल सकते, मेहनत नहीं करना चाहेंगे। देखिए, स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र तरह से अपनी बात को अभिव्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पराधीन सुख सपने सुख ना है। देखिए, जो स्वयं लड़के जाता है वो जनता की परिस्थितियों को देखता है, वो समझता है। जनता भी उससे कहती है, भाई चुनाव में तो आप ये कह रहे थे, आज आपकी बात कहाँ चली गई? और वो तभी होगे जब जनता के बीच से चुन के जाएंगे। इसीलिए जो है मुफ्त का लड्डू खाने की जो परंपरा जो चल रही है उस ठीक नहीं है। इस सबको हटा करके स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, स्वतंत्र रूप से काम हो, सबका जिम्मेदारी के प्रति हाँ उनका उत्तरदायित्व हो, तब देखिए भी समाज कितना अच्छा होगा।
मनोज जी, जैसे सवाल उठता है, जैसे हम लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो अधिवक्ता नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण शुल्क वो मुफ्त होना चाहिए, तो मुफ्त वाले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दे ही दिया दिशा निर्देश जो है। एक समस्या और है जिस पर बहुत सारे गहनता से इस पर विचार होती है कि बार काउंसिल का जो सदस्य है वो चुनाव एक बार लड़के जाता है, जीत जाता है, तो दोबारा फिर वो उसमें चुनाव लड़ लेता है। लेकिन बार एसोसिएशन में अभी आप अध्यक्ष हो जाए, मंत्री हो जाए, और दोबारा रिपीट करना चाहें तो आप नहीं हो सकते। इससे बार बार जो है वही व्यक्ति लगातार वही पहुंचता है, जो है इसमें गैपिंग की व्यवस्था नहीं है। होना तो ये चाहिए कि आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते, जो एडवोकेट एक्ट को इस तरह से परिमार्जित कर देते आप, लेकिन आपने उस पर उसको छुआ तक नहीं, जो है बिल्कुल सीधा एकदम सरासर जो है बाईपास करके आप निकल गए। तो क्या सजेशन है मनोज जी, आप बताइए आपका फाइनल। देखिए द्विवेदी जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरह से आम चुनाव होता है उसी तरह से प्रत्येक राज्य विधिक परिषद में सभी लोगों को मत का अधिकार हो, जिस तरह से लोग देते हैं उसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी होना चाहिए। बिल्कुल इक्वली समान भाव से जब चुन के जाएंगे, जब हमारे चेयरमैन साहब गोरखपुर आएंगे तब तो उन्हें मालूम होगा कि गिरिजेश शुक्ला जी कौन है, श्री जसवंत सिंह साहब कौन है, शंकर शरण त्रिपाठी साहब कौन है। जब दिल्ली से चल के आएंगे, यहाँ की पीड़ा जानेंगे, तब तो हमारी आपकी समस्या कोई समाधान के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सरकार यह खुद नहीं चाहती, सरकार तो यह कह चाटों हम अपने तरफ से नामित कर देंगे। मतलब चाटुकारिता का पोषक वहाँ से जो है उनको प्रोटीन दे रहे हैं कि लीजिए हमारे तरफ से प्रोटीन और मेरी बात बोलिए। जिस तरह से बार काउंसिल का सदस्य कंटिन्यू हो सकता है, उसी तरह बार एसोसिएशन चाहे तहसील स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, यह तो जनता का मत है। अगर कोई आदमी यह समझता है कि द्विवेदी साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी कार्य पद्धति 1 साल अच्छी रही है और ये वकीलों के हितैषी हैं, तो इनको 2 साल रखें, 10 साल रखें, रिपीट करें। यह तब न मालूम होगा कि हाँ साहब इस आदमी में कोई क्वालिटी थी, आप उस क्वालिटी को रेस्ट्रेन कर रहे हैं। भाई हो सकता है कोई आदमी योग्य हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी योग्य व्यक्ति हैं तो जनता ने उन्हें चुना, 1 बार चुना, 2 बार चुना, 3 बार चुना। आवश्यकता होगी जनता के मन में आएगा उनके अच्छे कार्यों को लेकर तो 4थी बार भी चुन सकती है। आप अपना तो कंटिन्यू करेंगे और दूसरे के लिए प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये बार एसोसिएशन में आप रिपीट नहीं कर सकते, ये तो बार काउंसिल में आप रिपीट कर सकते हैं। ये तो पीक एंड चूज की बात है, भी हटाइए या तो हर जगह हो व्यवस्था, इक्वली सारी जगह व्यवस्था कर दीजिए कि नहीं साहब 1 साल गैप करके आप आएंगे, 2 साल बाद गैप करके आएंगे, या सबको कंटिन्यू करिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो आनी चाहिए उस पर कोई विचार ही नहीं किया। यहाँ खाली नियंत्रण, मतलब मोनोपोली चाहिए कि हमारा नियंत्रण कैसे हो, इस पर सरकार की नज़र है। अधिवक्ता की समस्या से कोई उनका मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। भाई एक वकील इस ठंडी गर्मी बरसात में यहाँ देखिए कहते हैं सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, फलाने न्याय, ढिकाने न्याय। आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न तो जितने मुकदमे हैं उस अनुसार न आपके पास बाबू हैं, न चपरासी हैं, न न्यायाधीश हैं, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई विकास नहीं करेंगे। अब जो है उसमें ज़बरदस्ती काम कराएंगे, शर्त लगाएंगे साहब 2015 का था तो उसको ऐसे ख़त्म कर दीजिए। तो न्याय तो आप छांट रहे हैं ना, किनारे कर रहे हैं, अपने वहाँ ऊपर नहीं कुछ देख रहे हैं, ऊपर नहीं कुछ देख रहे हैं। एक आदमी की सज़ा हो जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो वहाँ कैलकुलेशन हो रहा है कि साहब 10 साल अभी काट लिए हैं कि नहीं किए। अरे भाई 10 साल बाद वो छूटा तो उसका 10 साल कहाँ गया, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए क्या कंपनसेशन होगा, उस पर नहीं कोई विचार है। हाँ वकील पर कंपनसेशन जरूर लगा देंगे कि अगर एक आदमी हार गया तो 50,000 से लेके 5 लाख 3 लाख। अरे भाई एक तो हारेगा ही, एक तो हारेगा ही हारेगा। तो आप मुकदमेबाजी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। और यह बिल तो निश्चित रूप से अधिवक्ता विरोधी है, निश्चित रूप से यह हटना चाहिए। दर्शकों, आपने देखा कि गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने
एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पर अपने विचार दिए और क्या सुझाव होना चाहिए, सुझाव भी आपने दिया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मनोज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। यशवंत सिंह जी, आप यहाँ आए। शंकर शरण त्रिपाठी जी, आपने भी अपने व्यस्ततम समय में से आपने अपना समय निकाला। और गिरिजेश जी, आप भी यहाँ आए और हमारे दर्शकों को आपने जो है अधिवक्ता संशोधन विधेयक के बारे में बेहतर जानकारी दिया और सरकार को आपने सुझाव भी दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।